हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग को पता ही है कि मेरा ये चैनल है जिसपे आपको मिलते हैं सीटेट से संबंधित बहुत से टॉपिक। तो अभी जो मेरा फोकस है वो है सीटेट का पेपर सेकंड, जिसमें कि मैं सोशल साइंस और स्टडीज पे फोकस कर रखी हूँ। और उसमें भी जो मैंने स्टार्टिंग करी है वो सेक्शन थर्ड से स्टार्ट करी है, जिसमें कि बहुत से चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं विद एमसीक्यूज। और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ नया चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन विद एमसीक्यूज। तो हम ये जानेंगे। और एक चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है सिर्फ इसमें सीटेट की प्रिपरेशन नहीं होती, इसमें बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे मोटिवेशनल टॉपिक भी बताती हूँ जिससे कि कहीं ना कहीं आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन थर्ड का नेक्स्ट चैप्टर जो है कि द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हिंदी में संविधान कहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है, किसे हम संविधान कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम इसे क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जो वो कह रहा है, इट इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश का अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें जो सेट होंगे यानी कि जो चीजें होंगी वो रूल्स होंगे। एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है रूल्स का जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। एंड इट इज अ फंडामेंटल लॉ। ये एक मूलभूत कानून होता है जिसे हम सबको या किसी भी देश के नागरिकों को फॉलो करना होता है, उसे मतलब अपनाना होता है। एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। इसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं या आपकी प्रेसिडेंट्स होती हैं, दे आर एस्टेब्लिश। ये सारी चीजें वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, जो समाज, देश और उस देश के लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। सेट्स फंक्शन, पावर एंड रोल ऑफ ऑल थ्री ऑर्गन। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान के तीनों अंग यानी कि जो थ्री ऑर्गन है उनका एक सेट फंक्शन है, कैसे वो सारे काम करते हैं, कैसे उनकी शक्तियां हैं, कैसे वो अपना रोल अदा करते हैं, वो सारी चीजें हम संविधान के अंतर्गत जानते हैं। तो थ्री ऑर्गन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये सब कैसे काम करते हैं, कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, ये सारी चीजें हमें संविधान के अंतर्गत जानने को मिलती हैं। एंड इट इज सुप्रीम एंड अल्टीमेट अथॉरिटी। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो इसे सुप्रीम और अल्टीमेट अथॉरिटी की पदवी दी गई है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन का। और हर देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खूबियां हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, यानी कि भारतीय संविधान एग्जैक्टली है क्या, कैसे ये और देशों के संविधान से डिफरेंट है, क्या इसकी खूबियां हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इस पे अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर वर्ल्ड में जितने भी लिखित संविधान की हम कंपेयर करें तो उसमें जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। एंड इट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। एक ही समय में जो भारतीय संविधान है वो एक तरफ रिजिड होता है और दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि जब ये इन्फोर्स किया गया है 1950 में, तब से लेके आज की डेट तक इसमें कई अमेंडमेंट होते रहे। तो फ्लेक्सिबिलिटी के भी चांसेस है लेकिन रिजिड भी है ये अपने में। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्ग कॉलोनियल रूल्स एंड नेशनल वाइड पीपुल्स मूवमेंट। और जो हमारा संविधान है उसमें हमें झलक मिलती है हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे थे, नेशनल वाइड मूवमेंट हुए थे, उसकी हमें झलक इसमें देखने को मिलती है। एंड फ्रेम्ड ओवर पीरियड ऑफ 2 years 11 month एंड 18 days। इसको कंप्लीट करने में जो पूरा समय लगा है वो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय इसको कंप्लीट करने में लगा है। एंड ये भारतीय संविधान जो है इसको हमने अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू किया गया है जनवरी 26 1950 को। एंड इट इज अ सेल्फ रिटन एंड सेल्फ इनेक्टेड। जैसे कि अभी हम लोग ने बात की, सेल्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट है और खुद से बनाया गया है, खुद से इसका लिखावट की गई है, ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया है। और ओवरऑल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें 395 आर्टिकल्स हैं। उस आर्टिकल्स के भी 22 पार्ट्स हैं, जो जिसमें कि आपके 12 शेड्यूल्स हैं और 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं।
अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो जनवरी 2018, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, जनवरी 2018 में अमेंडमेंट के लिए 123 बिल दिए गए थे, जिनमें से कि 101 अमेंडमेंट हुए हैं। तो ओवरऑल ये एक स्ट्रक्चर था हमारे भारतीय संविधान का। आइए इसके और फीचर्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ये बात करेंगे कि भारतीय संविधान के प्रेम्बल क्या है, क्या उसकी प्रस्तावना है। तो उसकी प्रस्तावना में ही इतनी खूबियां हैं कि जिसे हमें यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है। आप जो ये पूरा चार्ट देख रहे हो, ये सारा प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और राइट हैंड पे स्टूडेंट जो आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की इमेज यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो प्रेम्बल में है वो ये है कि इट इज अ सोवर्जिनिटी। ये सोवर्जिनिटी की बात करता है, संप्रभुता की बात करता है, सोशलिस्ट सामाजिकता की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, सारे धर्म को ये अपनाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसमें लोकतंत्र की बात की जाती है, रिपब्लिक इंडिया की बात करता है, जस्टिस न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, और सबको समान अधिकार हर चीज में मिले, इसलिए इक्वालिटी की बात करता है। तो ये खूबियां हमें इसके प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना में ही देखने को मिलती है, जिसका डिटेल अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेगा। तो ये तो रही है प्रेम्बल की बात। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को अब हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसके प्रेम्बल में बताई गई खूबियों को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमें जाननी जरूरी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सोवर्जिनिटी एंड सोशलिस्ट की। तो सोवर्जिनिटी, जिसे कि संप्रभुता कहते हैं, हमारा जो संविधान है उसका जो स्वरूप है वो सोवर्जिनिटी है, यानी इसने सभी स्टेट्स को एक दूसरे से मुक्त कर रखा है और उनको अपने अकॉर्डिंग, अपने वेलफेयर के अकॉर्डिंग पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन बनाने के लिए इसने एक तरीके से स्वतंत्रता दे रखी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन स्टेट। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं 29, उन सबको स्वतंत्रता है, वो अपने वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। कोई भी स्टेट किसी के रूप से अधीन नहीं होगा, किसी भी नेशन के तौर पे अधीन नहीं होगा, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। फॉर इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी प्रायोरिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है। मेक इट ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी, कोई भी स्टेट अपनी इंटरनल, आंतरिक तथा बाह्य जो न्याय है उसके लिए वो काम कर सकता है, बना सकता है, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये सोवर्जिनिटी जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्राप्त हुई है। दूसरी तरफ स्टूडेंट जो हम देख रहे हैं सोशलिस्ट, इसका तात्पर्य है सोशलिस्ट इकोनॉमी से, जो कि आप यहाँ पे इमेज के थ्रू भी देख सकते हो। यानी कि जो भारतीय संविधान है वो हमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की तरफ ले जाता है। यानी कि अगर आप एक ही प्रकार का काम कर रहे हो तो आप सबको सेम आय मिलनी चाहिए, इस चीज पे फोकस करता है। लेकिन अगर हम बात करें सोशलिस्ट की, तो सोशलिस्ट जो हमारा स्वरूप है ये स्टार्टिंग में यानी कि 1950 में नहीं था हमारे संविधान में। जब हमारे संविधान में अमेंडमेंट हुआ, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ 1976 में, उसमें सोशलिस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे संविधान के अंतर्गत। यानी कि उससे पहले हमारे संविधान में सोशलिस्ट जैसी चीजें नहीं बताई गई थी। लेकिन अमेंडमेंट के बाद, जैसे कि हम लोगों ने बात करा, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, तो अमेंडमेंट के बाद इसको हमारे संविधान में लागू किया गया है। और इसका जो मेन पर्पज है वो ये है आइडियल टू सेकुलर, यानी कि ये सभी को समान रूप से देखने पे बल देता है। स्पेशली ये फोकस करता है इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सभी को समान काम का समान व्यय मिलना, आय मिलना, इस चीज पे ये फोकस करता है। तो ये तो कुछ बात हुई सोवर्जिनिटी एंड सोशलिस्ट की। आइए और प्रेम्बल की खूबियों के बारे में हम जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपने संविधान की कुछ और खूबियों के बारे में जानेंगे, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की। सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, यानी हम किसी, जो भारत है वो किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलता है। इसने सभी धर्मों को समान मूल्य दिए हैं, समान वैल्यूज दिए हैं, और उसको प्रमोट करने के लिए भी इसने सुविधा दे रखी है। लेकिन अगर हम बात करें सेक्युलरिज्म की, तो सेक्युलरिज्म भी हमारे संविधान में 1950 में नहीं था, ये भी अमेंडमेंट हुआ है 1979 में, और 42nd अमेंडमेंट में सेकुलरिज्म को अपनाया गया है, यानी कि हमारे संविधान में डाला गया है, जिसका तात्पर्य है कि नो स्टेट रिलीजन नाइदर सपोर्ट नॉर अपोज एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी जो देश का राज्य है वो किसी भी
किसी भी विशेष धर्म को ना ही प्रमोट करेगा, ना ही उसको नेग्लेक्ट करेगा। तो यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से वैल्यू दी गई है हमारे संविधान के अंतर्गत। दूसरी तरफ हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान की बहुत अच्छी खूबी है जो कि स्वरूप है इसका डेमोक्रेटिक। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना एक अपने में ही बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात अगर करें तो इससे हमें ये सुविधा मिलती है कि हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सीधी यहाँ के नागरिकों के द्वारा इलेक्ट होके आती है। उसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई हेरिडिटिकल अप्रोच नहीं चलता है। लोग जिसको बनाना चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, वो गवर्नमेंट में उस पद पे जाता है, वो लोगों के लिए काम करता है। तो इसका जो स्वरूप है वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। जिसकी रूट जो हमें दिखती है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हमने 18 साल और उससे ऊपर के लोगों को मताधिकार की सुविधा दी है, इलेक्शन की सुविधा है, फंडामेंटल राइट हमने प्रोवाइड करे अपने संविधान में, ड्यूटीज बताई हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे संविधान को कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कन्वर्टेड कर देती हैं। तो ये सारी चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी खूबियों में आती हैं। अब हम अपने संविधान की कुछ और खूबियों के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि है रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये कुछ ऐसी खूबियां हैं जो कि हमारे संविधान में हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो इसे हिंदी में गणतंत्र की बात कहते हैं। यानी कि अगर इसमें देखें तो प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरे देश का हेड होता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आता है। डायरेक्ट तो उसका इलेक्शन में चयन नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली वो चयनित होके आता है लोगों के बीच से ही। एंड नॉट अ हेरिडिटरी रूलर, तो कभी भी जो आपका प्रेसिडेंट होता है उसमें आनुवंशिकता का असर देखने को नहीं मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है उसका बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है इनडायरेक्टली, लेकिन ये इलेक्ट होके आते हैं। तो इसीलिए इसे गणतंत्र का स्वरूप दिया गया है। लिबर्टी है, हमारा जो संविधान है उसमें हमें स्वतंत्रता दी गई है। और अगर लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी जो है उसका मतलब होता है लिबर, जिसका हिंदी होता है फ्री, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो हमारा संविधान है उसमें हमें स्वतंत्रता दी गई है अपने विचारों, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए। इसीलिए कहीं ना कहीं ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जो शक्ति है उसको हर लोगों में व्याप्त माना गया है लिबर्टी के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट जो है इसका जो स्वरूप है वो जस्टिस है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भारतीय संविधान का स्वरूप है उसमें न्याय को प्रमुखता दी गई है। सोशल जस्टिस पे इसने बात करी है, जिसमें कि राइट टू फूड, सबको खाना मिले, सबको कपड़े मिले, सबको घर मिले, पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, देश के लिए अगर कोई भी डिसीजन हो रहा है तो उसमें सभी का योगदान हो, इस चीज पे इसमें बल दिया गया है। एंड लास्ट वन इज इक्वालिटी, यानी कि समानता। समानता किसके आधार पे? जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म के आधार पे तथा धर्म के आधार पे समानता की बात हमारा संविधान करता है। तो स्टूडेंट, आज हमने स्टार्ट किया है आपके लिए सेक्शन 3 का नया चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में बताई खूबियों के बारे में कि क्या क्या चीजें हमारे संविधान की मेरिट्स हैं, उसके बारे में हमने जाना। आइए अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कि क्या है एग्जैक्टली इसके मेन फीचर्स, और साथ ही हम कुछ सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। तो आइए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।